दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 69वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए हम टेस्ट सीरीज। और आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो दृष्टि आईएएस का टेस्ट 5। दोस्तों, हम टेस्ट 5 को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमारा जो है दृष्टि आईएएस का टेस्ट 4 तक का वीडियो आ चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियोस प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एडुटेरिया का हमने टेस्ट 10 तक भी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, उसकी भी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टेस्ट 5 है, ये टेस्ट 5 जो है ये बिहार स्पेशल के प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे बिहार स्पेशल के प्रश्न शामिल है, इसके साथ ही करंट के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे हम टोटल 150 प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत तरीके से सुमेलित है। पहला है धारवाड़ चट्टानें। देखिए, जो धारवाड़ चट्टानें वो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो जिले पाए जाते हैं वो है मुंगेर, जमुई और इसके अलावा नवादा। इन जिलों में जो है वो धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। सेकंड है विंध्यन चट्टानें। देखिए, जो विंध्यन चट्टानें हैं ये बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो जिले हैं वो है कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास जिले के पास जो सोन नदी घाटी है, तो सोन नदी घाटी के मध्य में जो है वो विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। थर्ड है टर्सरी चट्टानें। देखिए दोस्तों, जो टर्सरी चट्टानें हैं ये बिहार के दक्षिणी भाग का हिस्सा नहीं है, ये गलत सुमेलित है। बल्कि ये बिहार के जो हिमालय का जो तराई वाला हिस्सा है वहाँ पे जो टर्सरी चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार जो सही जवाब होगा क्वेश्चन का वो सी हो जाएगा। सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो टर्सरी चट्टानें हैं इनका जो निर्माण हुआ है वो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच जो टेथिस सागर स्थित था उसके निक्षेपित अवसाद में विकृति हुई और उसी विकृति का फलस्वरूप है कि टर्सरी चट्टानों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिहार के दर्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, बिहार के दर्रों के बारे में हमें बताना है। तो पहला है सोमेश्वर दर्रा। जो सोमेश्वर दर्रा है ये तूरी पानी नदी के द्वारा निर्मित दर्रा है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सोमेश्वर दर्रा का जो निर्माण हुआ है वो तूरी पानी नदी के द्वारा हुआ है। और सेकंड है भिखना थोरी दर्रा। देखिए, जो भिखना थोरी दर्रा है ये हरदा नदी के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये कोड़ी नदी के द्वारा निर्मित दर्रा है। इस प्रकार सेकंड तो गलत हो जाएगा। थर्ड है मारवाद दर्रा। देखिए, जो मारवाद दर्रा है ये कोड़ी नदी के द्वारा निर्मित नहीं है, ये गलत सुमेलित है, बल्कि ये हरदा नदी के द्वारा सुमेलित है। तो देखिए, यहाँ पे बी और सी जो है अपोजिट सुमेलित थे, इस वजह से बी और सी गलत होगा। जो सही जवाब होगा वो केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिहार के किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है। देखिए, जो बिहार में संभाग में जिलों की संख्या पूछ रहा है। देखिए, जो सारण है, सारण जो संभाग है इसका जो मुख्यालय है वो छपरा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो छपरा है और इसमें 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से, तो वो गोपालगंज है, सारण है और सिवान है। भागलपुर जो संभाग है, भागलपुर संभाग का जो मुख्यालय है ये भागलपुर ही है और इसमें जो है 2 जिले आते हैं। वो 2 जिले कौन कौन से हैं, तो भागलपुर ही, एक तो खुद जिला भागलपुर है और एक जिला जो है वो बांका है। और दरभंगा जो संभाग है, दरभंगा संभाग का जो मुख्यालय है वो दरभंगा ही है और इसमें भी जो है वो 3 जिले आते हैं। वो 3 जिले कौन है, तो दरभंगा है, मधुबनी है और समस्तीपुर है। तो इस प्रकार जो सबसे कम जिले हैं वो भागलपुर में, तो सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1928 में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में किया गया था। देखिए, जो साइमन कमीशन है ये बना था 1927 में, लेकिन ये भारत कब आया था, तो ये भारत आता है 1928 में। और इसका पूछ रहा है कि बिहार में किसने इसके बहिष्कार का नेतृत्व किया था, तो वो क्या था, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौरस सामान्यतः बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं। देखिए, चौरस तो हम लोग जो है गोखुर झील या चांप भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जो लोग चौरस नहीं समझ पा रहे हैं वो गोखुर झील या चांप भी कहते हैं। तो ये कौन से जिले में पाया जाता है, ये पाया जाता है समस्तीपुर, बेगूसराय और सहरसा, तीनों ही जिलों में पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, ये गोखुर झील क्या होता है, जब नदियां चलती हैं अपने सर्पिलाकार अवस्था में, तो वहां पे ये जो एरिया होता है, ये जो चांप इनका बनता है, ये मेन जो मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी की धारा से कट जाता है, कट के एक अलग ही गोखुर के आकार का ये निर्माण हो जाता है। इसमें पानी भर जाने के कारण जो पानी होता है वो मेन नदी की धारा से कट जाता है, इसी को जो है वो गोखुर झील या चांप कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का कौन सा जिला 3 तरफ से मंगला, गौरी, श्रृंगस्थान, रामशिला एवं ब्रह्मयोगिनी नामक छोटी पहाड़ियां तथा एक तरफ फाल्गु नदी से घिरा हुआ है। देखिए, ये जो जिला है वो जिला है गया जिला। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, गया जिला। गया जिला जो है वो पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है और ये हिंदू, ध्यान रखिएगा, ये जो गया जिला ये हिंदू
और बौद्ध, इन दोनों के लिए ये पवित्र स्थल है। ये उत्तर में जहानाबाद जिला और दक्षिण में झारखंड का चतरा जिला से घिरा हुआ है और पूर्व में जो है नवादा जिला तथा पश्चिम में इसके औरंगाबाद जिला है। बिहार का जो गया जिला है ना, वो ध्यान रखिएगा, ये तीन तरफ से मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला एवं ब्रह्म योगिनी नामक छोटी चट्टान पहाड़ियों से घिरा है। इसके एक तरफ जो है वो फाल्गु नदी बहती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कतकौली का मैदान किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो कतकौली का मैदान है ये बक्सर के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पे कौन, बक्सर के युद्ध में कौन था? त्रिगुट एक तरफ थे। त्रिगुट में कौन कौन था? वो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम था, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, और जो उसमें मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक तरफ थे वर्सेस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रहे थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय होता है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? देखिए, जो बिहार का प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है दरभंगा जिले को। सही जवाब भी हो जाएगा, दरभंगा जिले को कहा जाता है। देखिए, जो दरभंगा नाम है ना, इसका अर्थ ही होता है कि द्वार भंगा या दारी बंगा, इसी से लिया गया है, जिससे ये अर्थ लगाया जाता है कि बंगाल का दरवाजा, इसीलिए इसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? देखिए, जो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही था वो था श्री कृष्ण सिन्हा। सही जवाब ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिन्हा थे। ये 28 नवंबर और 1940 को बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, 28 नवंबर 1940 को जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए, जो 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। सही जवाब बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। देखिए, ये इस समय जो ये अधिवेशन आयोजित किया गया था वो पटना के गया जिले में आयोजित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है विधायिकाओं के बहिष्कार को जारी रखने के लिए मतदान किया गया था। इस अधिवेशन में जो राजेंद्र प्रसाद थे वो कांग्रेस का सेक्रेटरी उनको चुना गया था, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जो है वो पटना स्थानांतरित किया गया था 1922 का जो अधिवेशन था उसमें। और ये जो अधिवेशन था ये 37 नंबर का अधिवेशन था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, गिरिपदी दलदली मृदा पाई जाती है? देखिए, जो गिरिपदी दलदली मृदा है वो पाई जाती है भाबर के मैदान में। सही जवाब बी हो जाएगा, भाबर का मैदान। और ये जो मृदा पाई जाती है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और ये जो भाबर का मैदान होता है ये कंकड़ यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों से ये समृद्ध मैदान होता है। और इसकी जो मृदा होती है वो भूरी और अम्लीय प्रकृति की होती है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है, और इसमें जो खेती की जा सकती है वो चावल की खेती के लिए ये उपयुक्त मृदा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में तराई मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये तराई मृदा के बारे में बात कर रहा है, तो यह पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज और अररिया जिलों तक एक संकरी पट्टी में पाई जाती है। देखिए, बिल्कुल सही है, जो तराई मृदा है वो पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज और अररिया जिले के एक संकरी पट्टी के बीच में पाई जाती है, और यह मृदा भूरे पीले रंग की होती है। देखिए, ये भी बिल्कुल सही है, मृदा का रंग जो है वो भूरा पीला रंग होता है, और इसकी सर्वाधिक सघनता पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। देखिए, इसकी जो सर्वाधिक सघनता होती है वो पश्चिमी चंपारण में नहीं पाई जाती है, बल्कि वो अररिया में पाई जाती है। इस वजह से थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, जो नेपाल के साथ बिहार के जिले लगते हैं ना, वो टोटल 7 जिले लगते हैं। ध्यान रखिएगा, 7 जिले जो है वो नेपाल के साथ लगते हैं, और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो उसमें पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। तो ऑप्शन में तो सुपौल, अररिया, मधुबनी तीनों ही दिया गया है, इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात ये तीनों की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी मृदा गंगा नदी के पश्च जल क्षेत्र में पाई जाती तथा बक्सर से बांका जिले तक विस्तृत है? तो ये कौन सी ऐसी मृदा है जो गंगा नदी के पश्च जल क्षेत्र में पाई जाती है और बक्सर से बांका जिले तक विस्तृत है? देखिए, वो है ताल मृदा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ताल मृदा। ताल मृदा जो होती है ना, ये रंग में हल्की भूरी से लेकर के गहरी भूरी तथा इसकी जो संरचना होती है वो मध्यम से भारी रूप में होती है, और ये मृदा जो है वो अधिक समय तक जल के जमा रहने के कारण खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। और यह मृदा जो है वो रबी फसलों के लिए मतलब उपयुक्त है, जैसे गेहूं हो गया, रबी की जो भी फसलें हैं, गेहूं, चना, मटर, मसूर, ये सारी रबी की फसलों के लिए उपयुक्त मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बूढ़ी गंडक नदी के बारे में
कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, गलत कथन बताना है। तो जो बूढ़ी गंडक नदी है ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। इसका पहला ऑप्शन है कि इसका उद्गम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से होता है। देखिए गलत स्टेटमेंट है। इसका जो उद्गम है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से नहीं होता है, बल्कि इसका जो उद्गम होता है वो पश्चिमी चंपारण जिले से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो पश्चिमी चंपारण जिला है, ना कि पूर्वी चंपारण जिला है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सेकंड है कि इसका उद्गम स्थल चौतरवा चौर है। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बूढ़ी गंडक नदी है वो चंपारण जिले के रामनगर और बगहा के मध्य जो स्थित चौतरवा चौर को माना जाता है इसका जो उद्गम है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। थर्ड है ऊपरी भाग में इसे किराना के नाम से जाना जाता है। देखिए भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो बूढ़ी गंडक नदी है जिसका उद्गम हमने देखा सोमेश्वर की पहाड़ियों से हो रहा है और इसे जो है प्रारंभ में सिकराना के नाम से जाना जाता था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बी और सी सही होगा। तो आंसर जो होगा 15 का वो हो जाएगा ए जो है वो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रिहंद और उत्तरी कोयल बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए जो रिहंद और उत्तरी कोयल नदियां हैं ये बिहार में सोन नदी की सहायक नदियां हैं। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, सोन नदी। देखिए जो सोन नदी है ना, इसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये अमरकंटक से निकलती है सोन नदी और ये बिहार में पटना के समीप जो है वो गंगा में मिलती है। तो ये गंगा में कहाँ से मिलती है? तो पटना के पास जो है ये गंगा में मिल जाती है ये नदी। और सोन नदी के कारण जो आने वाली बाढ़ है उसको रोकने के लिए डेहरी और इंद्रपुरी बैराज पर एनीकट बांध बनाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, इससे जो आने वाली बाढ़ है उसको रोकने के लिए एनीकट बांध बनाया जा रहा है। और ये जो एनीकट बांध है ये डेहरी और इंद्रपुरी बैराज पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन जो है गलत तरीके से सुमेलित है। पहला है फाल्गु। जो फाल्गु नदी है वो लीलाजन एवं मोहना के संगम से बनती है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फाल्गु नदी है उसका निर्माण होता है लीलाजन और मोहना, जो ये दो नदियां हैं ये पर्वतीय नदियां हैं और इनके संगम से जो है फाल्गु नदी का निर्माण होता है। देखिए जो फाल्गु नदी है ना, इसी का दूसरा नाम जो है वो निरंजना नदी है। ये भी ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी जो है ये फाल्गु नदी का ही नाम है। और ये जो फाल्गु नदी है ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक पवित्र नदी है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो मृतकों की पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए नदी के तट पर पिंडदान या धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है वो यही नदी है। ये ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी है, फाल्गु नदी इसको कहते हैं। सेकंड है ऑप्शन की क्यूल, गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए जो क्यूल नदी है ये झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है और बिहार राज्य के जमुई और लखीसराय जिले से होकर प्रवाहित होती है। यह गंगा की जो है सहायक नदी है, इस वजह से ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। थर्ड है महानंदा सिक्किम से निकलती है। देखिए जो महानदी नंदा नदी है वो सिक्किम से निकलती है और पूर्णिया उत्तर पूर्वी भाग से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर ये प्रवाहित होती है और ये बांग्लादेश के नवाबगंज जिले में जो है गंगा से मिलती है महानंदा नदी। तो थर्ड वाला भी सही है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? देखिए जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है वो नदी है कर्मनाशा नदी। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, कर्मनाशा नदी। देखिए जो कर्मनाशा नदी है इसका जो उद्गम होता है वो रोहतास पठार से होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये रोहतास पठार से निकलती है और रोहतास पठार जो है वो कैमूर जिले में होता है। कैमूर जिले में जो है रोहतास पठार, वहां से इसका उद्गम होता है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है सीमा बनाते हुए चौसा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए जो करकट जलप्रपात है ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, कैमूर जिले में। देखिए कैमूर की जो पहाड़ियां हैं उसी के पास ये करकट जलप्रपात स्थित है और यह प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जो जलप्रपात हैं वो मनमोहक छटा बिखेरते हैं। इसमें तैराकी, नौकायन और मत्स्यन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? देखिए जो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है वो है कांवड़ झील। सही जवाब सी हो जाएगा, कांवड़ झील। देखिए ये जो कांवड़ झील है ये बिहार के बेगूसराय जिले के मझौल गांव में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बेगूसराय के मझौल गांव में स्थित है। यह बिहार जिले की पहली रामसर साइट भी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बिहार की जो है वो पहली रामसर साइट है। राज्य सरकार है उसने 1986 में कांवड़ झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया और भारत सरकार ने 1989 में से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। ये ध्यान रखिएगा, इसको जो बिहार सरकार है वो 1986 में इसको संरक्षित क्षेत्र रिजर्व एरिया इसको घोषित किया था। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कांवड़ झील। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमालय तराई क्षेत्र, सोमेश्वर की पहाड़ियां, इन सभी जगहों में पाए जाते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं यहाँ पे जो वर्षा होती है
ध्यान रखिएगा ये वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए ये वन जो है घने होते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? इसमें सेमल आता है, चंपा आता है, अशोक, केन, आम, जामुन, करंज इत्यादि प्रकार के वृक्ष जो है वो आर्द्रपर्णपाती वन में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे कम है? देखिए जो कृषि जलवायु क्षेत्र में जिसमें सबसे कम संख्या है देख लेते हैं। पहला जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इसमें तो 13 जिले शामिल हैं, और कृषि जलवायु क्षेत्र सेकंड में 8 जिले शामिल हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र जो थर्ड है, थर्ड में जो है 17 जिले शामिल हैं। इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी, कृषि जलवायु क्षेत्र सेकंड में जो है सिर्फ 8 जिले शामिल है। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? तो पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा है, खगड़िया है, अररिया है और किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। करैल केवल मृदा के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य? देखिए जो करैल केवल मृदा है ना, इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। यह उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी जो है कभी नहीं पहुंचता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे बाढ़ का पानी कभी पहुंच नहीं पाता है वहां पे ये मृदा पाई जाती है। और यह जो है रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर इत्यादि जिलों में ये वहां तक विस्तृत है। ये जो है भारी चिकनी मृदा है, इसलिए इसे विभिन्न क्षेत्रों में करैल केवल मृदा के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो प्रकृति होती है ये क्षारीय मृदा के प्रकृति में आता है, इसका क्षारीय होता है और इसका जो रंग होता है वो भूरे पीले रंग की मृदा होती है। तो देखिए जो क्वेश्चन के हिसाब से सही स्टेटमेंट होगा वो सी हो जाएगा। सी कह रहा है उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचता है। बिल्कुल सही है, ये उसी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से 7 छात्र मारे गए। वह जिला मजिस्ट्रेट कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उस समय पे पटना सचिवालय की जो इमारत पे झंडा फहरा रहे थे छात्र, उसमें जो है गोली मार दिया गया था एक मजिस्ट्रेट के आदेश पे, और उसमें 7 छात्र घायल हो गए थे। तो जो मजिस्ट्रेट था जिसने आदेश दिया था वो WG आर्चर था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, WG आर्चर। देखिए 11 अगस्त 1942 की घटना है, 11 अगस्त 1942। इसमें होता क्या है कि छात्रों के एक दल ने पटना सचिवालय की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मार्च निकाला था, और इसी के आदेश पे जो है गोली फायरिंग की जाती है, जिसमें 14 राउंड फायरिंग होती है और उसमें 7 छात्र बेचारे घायल मारे जाते हैं और बहुत सारे तो घायल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बैरल झील सलीम अली जुब्बा साइनी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। देखिए जो बैरल झील सलीम अली जुब्बा साइनी पक्षी अभ्यारण्य है ये वैशाली जिले में स्थित। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, वैशाली जिले में ये स्थित है। ये जो झील है ये प्रवासी पक्षियों की लगभग 59 प्रजातियों और स्थानीय जो पक्षी वृंद है उनकी लगभग 106 प्रजातियों के लिए ये प्रसिद्ध है, प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। धुआं कुंड स्थित है। धुआं कुंड जो है ये माझा कुंड और धुआं कुंड ये बिहार के सासाराम शहर में जो स्थित जलप्रपातों का एक युग्म है। तो ये ध्यान रखिएगा, धुआं कुंड और इसके अलावा एक क्वेश्चन में और भी पूछा था वो है माझा कुंड। ये दोनों जो है एक जलप्रपात के युग्म है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी, ये सासाराम में। जो दोनों जलप्रपात है ना, इनका प्रयोग जो है वो पन बिजली के स्रोत के रूप में किया जाता है, जिनकी क्षमता जो है 50 मेगावाट से लेकर 100 मेगावाट तक ये विद्युत उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे एक मेला लगता है और उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक मेले का आयोजन होता है और ये मेला जो है वो आमतौर पर रक्षाबंधन के आसपास लगाया जाता है रक्षाबंधन के आसपास, इसके लिए भी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। स्वराज पार्टी की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए जो स्वराज पार्टी बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री नारायण प्रसाद थे। सही जवाब सी हो जाएगा, श्री नारायण प्रसाद। देखिए जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था बिहार में वो 1923 में हुआ था, और श्री नारायण प्रसाद जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये तो प्रथम अध्यक्ष थे, और अब्दुल बारी इसके प्रथम सचिव थे। तो अब्दुल बारी जो थे इसके फर्स्ट जो है वो सचिव थे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम सचिव पूछा जाएगा तो अब्दुल बारी थे, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद थे। पार्टी ने नवंबर 1923 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भाग लेती है, और विधानसभा में 8 सीटें तथा परिषद में 10 सीटें जीतती भी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? देखिए जो त्रिवेणी नहर है इसका जो निर्माण किया गया है वो गंडक नदी पे किया गया है। सही जवाब सी हो जाएगा, गंडक नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर पटना का कमिश्नर कौन था? देखिए जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था उस समय जो पटना के कमिश्नर थे वो विलियम टेलर थे। सही जवाब भी हो जाएगा, विलियम टेलर। विलियम टेलर जो है इस समय पटना डिवीजन का कमिश्नर था, और उसने पीर अली और उसके सहयोगियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, विलियम टेलर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बाल सुंदरी मृदा एक प्रकार है। देखिए जो बाल सुंदरी मृदा है ये बांगर मृदा का प्रकार है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, बाल सुंदरी मृदा बांगर मृदा का प्रकार है। तो इसमें क्या होता है कि यह जो पाई जाती है मृदा ये पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण और चंपारण तक ये विस्तृत है। और ध्यान रखिएगा जो बांगर मृदा होती है इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में कथनों पे विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है।
तो पहला है कि भारत के लगभग 95% पाइराइट भंडार बिहार में है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो पाइराइट पाया जाता है वो देश का लगभग 95% जो पाइराइट है उसका भंडार जो है वो बिहार राज्य में है। और इसका जो मुख्य भंडार है वो रोहतास में पाया जाता है। तो बॉक्साइट के जो भंडार है मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। और गया में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। देखिए भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिहार के गया जिला है वहाँ पे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो परमाणु रिएक्टर के जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें ईंधन के रूप में किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बिहार के किन जिलों में मोनाजाइट के भंडार पाए जा सकते हैं? देखिए जो मोनाजाइट खनिज है इसके जो भंडार पाए गए हैं वो गया और मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। तो सही जवाब इसका बी और सी होने की वजह से डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, मुंगेर और गया। और ये यहाँ की जो पेगमेटाइट चट्टान होती है उसी में ये मोनाजाइट पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा संस्थान प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान जारी करने हेतु उत्तरदायी है? देखिए जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जारी करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको सीएसओ कहा जाता है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। देखिए जो नमक सत्याग्रह है इसको गांधी जी ने प्रारंभ किया था, जिसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ किया था और इसके लिए उन्होंने एक तिथि निर्धारित किया था कि 6 अप्रैल 1930 को वो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च करेंगे, दांडी तक जाएंगे और वहां पे जो है नमक बना करके जो कानून था कानून का उल्लंघन करेंगे। तो इसी समय जो है वो बिहार में भी नमक सत्याग्रह प्रारंभ होता है और जो सबसे पहले बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है वो सारण और चंपारण जिले में होती है। तो ध्यान रखिएगा वो सारण और चंपारण जिले में होती है और वो जो तिथि थी वो थी 15 अप्रैल 1930 कि वहाँ बिहार में भी जो नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। परंतु पटना में कब इसका प्रारंभ किया गया था तो वो 16 अप्रैल की जो तिथि थी वो पटना में निर्धारित किया गया था। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने का मानदंड नहीं है? देखिए जो विशेष राज्य की श्रेणी का दर्जा दिया जाता है, जो कुछ पिछड़े राज्य होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो हमारा 5वां वित्त आयोग था, 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा पे 1969 में इसको प्रारंभ किया गया था विशेष राज्य का दर्जा देना। इसमें क्या होता है कि किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने के लिए कुछ निम्नलिखित मानदंड होते हैं, जैसे उनके पास पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए और उनका जनसंख्या घनत्व है वो निम्न होना चाहिए, या उनका एक बहुत बड़ा जो जनसंख्या आबादी है वो जनजाति होना चाहिए, और उनके जो पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर एक रणनीतिक अवस्थिति होनी चाहिए। साथ ही उनके जो आर्थिक एवं असंरचनात्मक रूप से उनको पिछड़ा होना चाहिए और उनके पास राज्य की वित्त गैर व्यवहार प्रकृति होनी चाहिए। और तो देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि उनके पास पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र चाहिए, बिल्कुल सही है। उनका जनघनत्व उच्च होना चाहिए, देखिए गलत हो गया, उच्च नहीं बल्कि उनका जो जनघनत्व है वो निम्न होना चाहिए। तो इस वजह से जो सही जवाब होगा वो बी ही हो जाएगा। और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। और ऑप्शन है कि उन्हें आर्थिक एवं असंरचनात्मक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, देखिए बिल्कुल सही है। देखिए वर्तमान में जो जिनको विशेष राज्य का दर्जा है वो टोटल 11 ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उसमें असम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उत्तराखंड है और तेलंगाना इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन जो है गलत तरीके से सुमेलित है। तो रेल इंजन का कारखाना, देखिए जो रेल इंजन का कारखाना है वो मधेपुरा में है, बिल्कुल सही है। जूट उद्योग जो है वो कटिहार में है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है सिगरेट कारखाना, देखिए जो सिगरेट कारखाना है और गन्ना फैक्ट्री ये दोनों जो है वो मोकामा में नहीं है, ये गलत है, बल्कि वो मुंगेर में है, वो मुंगेर जिले में है। और इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लागू किया गया था। देखिए जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लागू किया गया था 2017 में लागू किया गया था, इसका सही जवाब ए हो जाएगा 2017। इसमें क्या है कि बिहार में जो है समग्र रूप से अनुकूलन वातावरण तैयार करने वाली एक नीति है। इसमें 500 करोड़ की उद्यम पूंजी का प्रावधान किया गया है। इसमें जो युवा उद्योगपति हैं उनके द्वारा प्रत्येक स्टार्टअप को प्रारंभिक गतिविधियों, अनुसंधान, कौशल प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता पर किए जाने वाले व्यय के रूप में 10 लाख रुपए तक का उनको बीज अनुदान दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है राज्य सरकार के विभिन्न नियमों के तहत लाइसेंस पंजीकरण में भी 5 वर्ष की उनको छूट दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? देखिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। 38 का सही जवाब सी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है
वो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है, जिसको हल्दिया से इलाहाबाद वाला रूट है ये। और ये टोटल जो है वो 1620 किलोमीटर लंबा है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो ये यूपी से है, बिहार से है, झारखंड से है, इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल से गुजरता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, हाजीपुर रेलवे स्टेशन जोन का मुख्यालय है। देखिए जो हाजीपुर जो है वो कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो वो जो है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। देखिए जो पूर्वोत्तर रेलवे है इसका जो मुख्यालय है वो गोरखपुर है, उसका जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में है। पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता है, और जो पूर्व मध्य रेलवे है इसका जो मुख्यालय है वो हाजीपुर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, नबीनगर शक्ति संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए जो नबीनगर शक्ति संयंत्र है ये बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, औरंगाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में 400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। देखिए जो 400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है वो बांका जिले में किया जा रहा है, सही जवाब सी हो जाएगा, बांका जिला। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में बढ़ते ऋण जमा अनुपात के अनुसार राज्यों का सही क्रम चुनना है। देखिए जो ऋण जमा अनुपात होता है ना, ये इंगित करता है कि बैंक में जमा का प्रत्येक रुपया किसी विशेष क्षेत्र में ऋण बाजारों में कितना जाता है। तो इसमें जो जा रहा है वो बिहार का, तो देखिए बिहार जो राज्य है बिहार का जा रहा है 44.2%। इसके बाद से जो मणिपुर का जा रहा है तो मणिपुर का जा रहा है 66.3%, और जो तेलंगाना का जा रहा है वो 103.4% जा रहा है। इस प्रकार जो सही ऑप्शन होगा सबसे अधिक तेलंगाना का है, फिर मणिपुर का है, फिर बिहार का, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा जनवरी 2022 में शुरू की गई कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूची प्रणाली है। देखिए जो बिहार सरकार ने प्रारंभ किया 2022 में कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली है। तो देखिए जो कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली है ये एक विशिष्ट निर्माण परियोजना है जिसका प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या होता है कि किसी जो भी योजना प्रारंभ कर रहे हैं उसके प्रारंभ करने से लेकर के उसके पूरे समाप्त होने तक पूरे जीवन चक्र को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें जो है प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी मंजूरी, बिल्डिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, सर्वेक्षण, निरीक्षण आदि जैसी जो भी कार्य क्षमताएं हैं सभी इसमें शामिल होती हैं। तो इस प्रकार देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन, तो जो सही ऑप्शन होगा 43 का वो हो जाएगा सी। बिहार में अवसंरचनात्मक ढांचागत परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करती है ये कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, बिहार को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया है। तो देखिए बिहार को जो मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया है वो दिया गया 2015 में, इसका सही जवाब सी हो जाएगा 2015 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का कौन सा जिला स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चयनित नहीं हुआ है। देखिए जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये 25 जून 2015 को भारत सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। 25 जून 2015 को ये भारत सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, और ये बिहार के 4 शहरों में है। ध्यान रखिएगा ये बिहार के जो है वो 4 शहरों में है। वो 4 शहर कौन है, तो भागलपुर जिला है, बिहार शरीफ है, भागलपुर जिला है, इसके अलावा जो है बिहार शरीफ है, मुजफ्फरपुर है और पटना है। तो देखिए दरभंगा जिला नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, दरभंगा। 4 जिलों में है बिहार के, वो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो वो भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है और बिहार शरीफ है और पटना जिला है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नुहानियों के पतन और बिहार की राज्य व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। देखिए जो नुहानियों के पतन और बिहार की जो राज्य व्यवस्था पर प्रकाश डालती है वो तुजुक ए बाबरी है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी। देखिए तुजुक ए जो जहांगीरी है इसे झारखंड पर मुगलों के हमले तथा सोने और हीरे के खजानों के बारे में विवरण मिलता है। और जो आलमगीरनामा है, आलमगीरनामा जो है ये मिर्जा मुहम्मद की रचना है, और इसके संबंध में जो है ये बिहार के संबंध में बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है आलमगीरनामा से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, कर्नाट राजवंश ने बिहार के किस क्षेत्र पर शासन किया था। देखिए जो कर्नाट राजवंश है की स्थापना होती है 1097 में, और ये करता है स्थापना इसका नान्यदेव। ये ध्यान रखिएगा, कर्नाट राजवंश की स्थापना नान्यदेव करता है, और एक स्वतंत्र राजवंश था जिसका विस्तार जो है वो बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा, इसका जो विस्तार है ये मिथिला क्षेत्र तक था और उसने मिथिला क्षेत्र तक शासन किया था। चंपारण में सिमराव इसकी राजधानी थी। ये जो कर्नाट राजवंश है इसकी जो राजधानी थी वो चंपारण में जो सिमराव है वहां पे राजधानी थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, जब बख्तियार खिलजी देवकोट में बीमार था
और उसके एक लेफ्टिनेंट ने उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर को बिहार शरीफ के कहाँ पे दफनाया गया? देखिए जब बख्तियार खिलजी जो है जब वो बीमार हुआ ना, तो उसी के एक लेफ्टिनेंट ने उसको मार दिया और उसको कहाँ पे दफनाया गया है? तो देखिए इसको जो है हत्या किया था इसका जो लेफ्टिनेंट था अली मर्दान खिलजी ने, और इसको दफनाया गया है इमादपुर में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए जो बख्तियार खिलजी था इसको बिहार शरीफ पर आक्रमण और ओदंतपुरी महाविहार को लूटने के लिए जाना जाता है। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। और उसने जो है वो कर्नाट वंश थे, कर्नाट वंश के जो राजा थे नरसिम्हा देव, उनको भी जो है बख्तियार खिलजी ने पराजित किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? देखिए इल्तुतमिश ने जिसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था वो था मलिक अलाउद्दीन जानी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, मलिक अलाउद्दीन जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे बिहार के किस गवर्नर ने 63 हाथियों का उपहार दिया था? देखिए सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल के दौरान जो है वो बंगाल पर दिल्ली सल्तनत ने कब्जा कर लिया और अरसलान खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था नसरुद्दीन के शासनकाल में। उसके बाद से जब गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन बलबन, तो गयासुद्दीन बलबन जब सिंहासन पर बैठा तो अरसलान खान का जो बेटा था तातार खान जो उसका बेटा था, उसने तो खुली संप्रभुता की घोषणा नहीं किया और वो बलबन के सम्मान के लिए जो है 63 हाथियों का उपहार दिया था। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, तातार खान। लेकिन होता क्या है कि तातार खान की या तो मृत्यु हो गया, उसको गवर्नर पद से हटा दिया, उसके बाद से बलबन ने क्या किया था, तुगरिल खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, बंगाल विजय के बाद हजरत आला की उपाधि किसने धारण किया था? देखिए जो हजरत आला की उपाधि धारण किया था ये शेर शाह सूरी ने धारण किया था। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, पाल वंश के पतन के बाद बिहार में कौन सा राजवंश प्रमुखता से उभरा था? देखिए जब पाल वंश का पतन हुआ उसके बाद जो है चेरो राजवंश का उदय होता है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, चेरो राजवंश का उदय हुआ और उसने भोजपुर, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिले में एक शक्तिशाली राजवंश स्थापित किया था। ये जो चेरो राजवंश है ये 300 वर्षों तक शासन किया था और मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रमुख शासक था। तो भी ध्यान रखिएगा कि मेदिनी राय था, ये चेरो का सबसे प्रमुख राजा था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार का अंतिम गवर्नर कौन था? देखिए अकबर के समय में जो है बिहार का अंतिम गवर्नर जो था वो आसिफ खान था। सही जवाब सी हो जाएगा, आसिफ खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो भूमिज विद्रोह हुआ था वो 1832-33 में हुआ था और ये जो भूमिज विद्रोह हुआ था ये 12 भूम राजा, पुलिस अधिकारियों और बाहरी लोगों के बढ़ते जो कुकर्म था उनके विरुद्ध एक मजबूत संघर्ष था। इसमें राजा ने क्या किया था कि मकान और जो अन्य अवैध कर थे उनके नाम पर एक्स्ट्रा जो कर वसूल कर रही थी उसके नाम पे कर को बहुत बढ़ा दिया था और उसको वसूलने का काम जो है वो पुलिस कर रही थी बलपूर्वक। इसी वजह से ये विद्रोह भड़का हुआ था और इस जो विद्रोह का नेतृत्व किया था भूमिज विद्रोह का वो किए थे गंगा नारायण सिंह। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा, गंगा नारायण सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो पीटर मुंडी है उसके अनुसार मुगल काल में जो सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व कौन किया था वो थे मिर्जा सैफी। सही जवाब ए हो जाएगा, मिर्जा सैफी। देखिए मिर्जा सैफी ने खान ए आलम का स्थान लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो मिर्जा सैफी थे इन्होंने खान ए आलम का स्थान लिया था और खान ए आलम जो है वो शाहजहां के सिंहासन पर बैठने के बाद ये बिहार के गवर्नर नियुक्त हुए थे, खान ए आलम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? देखिए इसका जो आयोजन किया गया है वो पटना जिले में किया गया। सही जवाब उसका हो जाएगा बी, पटना जिले में। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 2 से 9 फरवरी 2023 में जो है इसका आयोजन पटना शहर में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, लेट्स एम्पायर बिहार गार्गी चैप्टर 23 का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है। ये पटना में आयोजित किया गया। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, पटना में आयोजित किया गया है, पटना के विद्यापति भवन में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट डाक टिकट संग्रहणकर्ताओं की सूची 2023 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? ये जो विशिष्ट डाक टिकट संग्रहणकर्ताओं की सूची 2023 में जो हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चुना गया है वो प्रदीप जैन को चुना गया है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, प्रदीप जैन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? देखिए जो 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा वो बिहार जिले में किया जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा बी, बिहार जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में बिहार के किस थाने में महिला हेल्प डेस्क सुविधा शुरू की गई है? देखिए जो बिहार में महिला हेल्प डेस्क प्रारंभ किया गया है वो टोटल जो है 500 जिलों में प्रारंभ किया गया है, 500 थानों में। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 500 थाने में इसका प्रारंभ किया गया है।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, बिहार के कितने जिलों का चयन मीठी क्रांति के लिए किया गया है? देखिए मीठी क्रांति के लिए जो बिहार में जिलों का चयन किया गया, 17 जिलों का चयन किया गया। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, 17 जिलों का जो है चयन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाती है वो संविधान के आर्टिकल 217 में की गई है। इसके अनुसार कहा जाता है कि कोई भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, परंतु वो जो उस संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है उसके परामर्श से किया जाएगा इसको। तो इस प्रकार अभी जो पटना के मुख्य न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया के प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दिया गया है? देखिए जो खेलो इंडिया के प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में बिहार में स्वीकृति दिया गया है वो 33 जिलों में किया गया है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 33 जिले। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, नाइट टाइम्स लाइट एटलस 2023 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है बिहार राज्य शीर्ष पे रहा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, बिहार राज्य जो है इसको शीर्ष पे रहा है। और ये जो एटलस है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी बांध को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार दिया है ये जल संसाधन का सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी के तहत दिया गया। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। देखिए जो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी इसका रेडियो एंड पीस इसकी थीम थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है? देखिए जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसको जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अभी जो है ये जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें जो भारत है वो 15 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें नंबर पे। ध्यान रखिएगा टोटल 15 थी, 15 में जो भारत का स्थान है वो 42वें नंबर पर है। और जो पहला स्थान है वो यूएसए का है, यूएसए जो है इसमें फर्स्ट पे है, सेकंड पे जो है वो यूके है और थर्ड पे जो है वो फ्रांस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र दक्षिण में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन बन जाएगा? तो ये सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र। ये कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा का शुभारंभ किया जाएगा? देखिए जो देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा इसका जो प्रारंभ किया जा रहा है वो किया जा रहा है पुदुचेरी में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो ऑप्शन में तो नहीं है इसलिए इसका सही जवाब ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था। देखिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था यह किया गया था नीदरलैंड्स में। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, नीदरलैंड में किया गया था। देखिए ये जो सम्मेलन है ना इसका उद्देश्य था सैन्य क्षेत्र में उत्तरदायी एआई के विषय को राजनीतिक एजेंडे में ऊपर रखना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया है। देखिए जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए जो मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है वो हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, हरि बाल कृष्णन। देखिए ये मार्कोनी पुरस्कार जो है ना ये कंप्यूटर वैज्ञानिकों को दिया जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई उपलब्धि के लिए। और ये जो पुरस्कार हरि बाल कृष्णन को दिया गया है यह उनको जो है वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एवं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बुनियादी योगदान प्रदान करने हेतु इनको दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या था? देखिए जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ना ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ये ध्यान रखिएगा 15 मार्च को विश्व का मनाया जाता है और भारतीय जो है जो उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम थी इनका कि एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक हृदयघात और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से संबंधित है? तो कौन सा मधुरक है जिसका यूज किया जाता है तो उससे हमें जो है वो हृदयघात होता है और स्ट्रोक का खतरा जो है वो बढ़ रहा है? तो देखिए वो मधुरक जो है वो एरिथ्रिटॉल है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, एरिथ्रिटॉल के प्रयोग से ये खतराएं बढ़ रही हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेजर कैमरे का निर्माण किया गया है। देखिए जो सिंगल शॉट लेजर कैमरे का निर्माण जो किया जा रहा है वो जर्मनी और अमेरिका दोनों मिल करके कर रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। देखिए ये जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाला वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर जो है ये विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए ये जो बम्बू क्रैश बैरियर है इसको जो है बाहुबली भी नाम दिया गया है, ते भी ध्यान रखिएगा, इसको कहीं कहीं क्वेश्चन में बाहुबली भी पूछ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी काल प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है। देखिए पृथ्वी काल जिसको अर्थ आवर कहा जाता है, ये प्रत्येक वर्ष मार्च का आखिरी शनिवार को इसका आयोजन किया जाता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि 1 घंटे के लिए जो भी लोग होते हैं, वो लोग हैं, जो कंपनी है, कोई भी चीज़ है, वो 1 घंटे के लिए लाइट्स को बंद करती है, जो भी गैर आवश्यक विद्युत लाइट्स है उसको बंद करने के लिए इसको प्रोत्साहित इसमें किया जाता है। और इसका जो आयोजन है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा WWF के द्वारा किया गया था। और जो पहली बार इसका आयोजन हुआ था वो सिडनी में किया गया था, पहली बार इसका सिडनी में आयोजन किया गया था 2007 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति असम में यांगली महोत्सव मनाती है। देखिए जो यांगली महोत्सव मनाती है वो मनाती है तिवा जनजाति, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। असम की जो है तिवा जनजाति ये यांगली महोत्सव मनाती है, और ये बुआई के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ये प्रत्येक 3 वर्ष पे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो यांगली महोत्सव ये प्रत्येक 3 वर्ष पे मनाया जाता है, और ये कृषि से संबंधित है, आय का ये प्रमुख स्रोत होने के कारण यह तिवा जनजाति के द्वारा काफी महत्वपूर्ण महोत्सव है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। देखिए इसमें जो है सऊदी अरब है, ये एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ है संघाई सहयोग संगठन में, SCO में, और यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए सही जवाब इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। देखिए 2023 का जो एबेल पुरस्कार दिया गया है वो लुइस कैफरली को दिया गया, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, लुइस कैफरली को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। देखिए जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, सही जवाब हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, बिहार के वर्तमान राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का क्रम कौन सा है। देखिए वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, और इनका जो व्यक्ति के रूप में क्रम है ये 41वें व्यक्ति हैं, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ये 41वें व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, वर्मा समिति 1999 का संबंध था। देखिए जो वर्मा समिति का संबंध था वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति थी। इसमें क्या होता है कि कुछ वर्मा समिति ने क्या किया था कि कुछ मौलिक कर्तव्यों का पहचान किया था और उनके कार्यान्वयन के लिए एक कानूनी प्रावधान लागू करने की सिफारिश किया था। और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 51A के तहत ये शामिल है। और इनके किसकी सिफारिश पे शामिल किया गया है, तो ये जो स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पे जो है इसको संविधान में शामिल किया गया है। अभी टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, संसद का लघुत्तम सत्र होता है। देखिए संसद के जो संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 85 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जैसा वह उचित समझे। वर्तमान में जो है वो संसद जो है 1 वर्ष में 3 बार आमतौर पर मिलती है, यानी 1 वर्ष में जो है उनका 3 सत्र होता है। पहला जो है उसको बजट सत्र कहा जाता है, बजट सत्र, और ये जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से लेकर के ये मई के बीच में होता है, और ये सबसे दीर्घ वाला सेशन होता है इनका बजट सत्र। सेकंड जो होता है वो मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में होता है। और जो थर्ड होता है वो शीतकालीन सत्र होता है, और शीतकालीन सत्र जो होता है वो नवंबर टू दिसंबर के लिए होता है, और यही सबसे छोटा है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित सीटों का अनुपात कितना है। देखिए पंचायत में जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं वो 1/3 सीटें आरक्षित की गई, इसका सही जवाब भी हो जाएगा 1/3 सीटें। देखिए 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन आता है,
और इसके आधार पर ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर पंचायत चुनाव में सीटों की जो कुल संख्या कम से कम 1/3 सीट जो है वो आरक्षण रहेगा। और यही मैटर जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए भी लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, आजीविका का अधिकार एक्ट घटक है। देखिए जो आजीविका का अधिकार है, यानी जो जीने का अधिकार है, जो हमें जीने के लिए कुछ आजीविका तो चाहिए, इसके लिए जो अधिकार का एक घटक है वो आर्टिकल 21 है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, आर्टिकल 21। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 जो है ये बहुत ही विस्तृत आर्टिकल है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने मत सूचीबद्ध किए गए हैं। देखिए जो संविधान की 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में जो टोटल विषय शामिल किए गए हैं वो 29 विषय शामिल किए गए हैं। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 29 विषय जो है शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में जो टोटल न्यायाधीश हैं वो 34 न्यायाधीश हैं। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 34 न्यायाधीश हैं। इस 34 में क्या है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हैं। 150 में मूल संविधान में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो टोटल 8 मुख्य न्यायाधीश थे, 8 न्यायाधीश थे। इसमें एक जो था वो सीजीआई था और 7 जो थे अन्य न्यायाधीश थे। बाद में क्या हुआ कि चेंजिंग करते करते संख्या धीरे धीरे बढ़ाई गई न्यायाधीशों की। अभी वर्तमान में जो है वो 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं है। देखिए मुंगेर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, ये तीनों ही जो है ये निम्न पाषाण कालीन स्थल हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों ही जो स्थल हैं वो निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा प्रेरित है। देखिए जो हमने मौलिक अधिकार की अवधारणा अपने संविधान में ग्रहण किया है वो हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये जो हमारे संविधान में शामिल है ये भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में जो है मूल अधिकारों की बात किया गया है। टोटल कितने मूल अधिकार है? टोटल हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। एक तो है समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 19 से लेकर के 22 तक है। इसके बाद से शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि 23 से लेकर के 24 के बीच में है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से लेकर के 28 तक है। इसके बाद जो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं जो अनुच्छेद 29-30 में दिए गए हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। ये जो 6 हैं ये हमारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के जलोढ़ मैदानों में 9 पाषाण ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। तो जो उत्तर बिहार के जो जलोढ़ के मैदानों में स्थल है वो चिरांद भी है, चेचर कुतुबपुर भी है और ताराडीह भी है। तीनों ही स्थल हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए विशेष बहुमत की आवश्यकता जो होती है विधेयक को पारित करने के लिए वो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताना है। तो वह केवल राज्य कानून के तहत किसी अपराध के दोषी व्यक्ति के दंड को निलंबित कर सकता है। तो देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राज्यपाल जो है वो संबंधित राज्य कानून के तहत ही कोई अपराध हुआ है तो उसी के तहत किसी व्यक्ति को दोषी जो व्यक्ति है उसके दंड को निलंबन कर सकता है। तो सेकंड है वो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। देखिए बिल्कुल गलत है, वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है सिर्फ राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड है वो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। बिल्कुल गलत है, ये भी राज्यपाल नहीं कर सकता, ये भी सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। ये दो जो स्पेशल दंड को क्षमा करने की शक्ति है राज्यपाल के पास नहीं है, ये राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है वो है आर्टिकल 43। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से गांधीवादी सिद्धांत जो होगा वो अनुच्छेद 43 होगा। जो अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार की बात करता है, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी, इन सभी के जो भी दशाएं होती हैं इसमें जो है लोक सहायता पाने का अधिकार है वो 41, और ये समाजवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 42 जो है ये भी समाजवादी सिद्धांत है। ये क्या काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। और अनुच्छेद जो 44 है ये उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत है। ये भारत के जो समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु है। देखिए जो इनके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी जो पदावधि होती है
वो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी हो, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 62 वर्ष या 6 वर्ष जो भी हो पहले उस उतने तक होती है। और जो संघ लोक सेवा जो यूपीएससी है, यूपीएससी के मामले में ये 65 वर्ष इनकी आयु सीमा हो जाती है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अस्तर विन्यास उत्खनन किया गया था? देखिए जो अस्तर विन्यास उत्खनन किया गया था ये यूपी का जो बेलन घाटी एरिया है, बेलन घाटी वाले एरिया में किया गया था। यहाँ पर जो है वो निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तथा प्रागैतिहासिक काल तक का अस्तर विन्यास के साथ अध्ययन किया जाता है यहाँ पे, और वहां तक के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन में तो गया, नालंदा, पटना दिया, ये तीनों ही गलत हैं, तो सही जवाब इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या है। देखिए जो बिहार में द्विसदनी विधानमंडल पाया जाता है, तो वहाँ पे द्विसदनी विधानमंडल है, एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। जो विधानसभा में सीटों की संख्या है वो तो टोटल 243 सीटें पाई जाती हैं, और विधानसभा में जो है, विधान परिषद में जो है वो 75 सीटें हैं। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 75 सीटें जो हैं। और विधानसभा की जो अवधि होती है तो पता ही है 5 वर्ष की होती है, और विधान परिषद में जो है वो एक अस्थायी निकाय होता है, और उसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का आविर्भाव हुआ था। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था वो उस समय जो पीएम थे वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में हुआ था। जो पंचायती दिवस मनाया जाता है वो भी ध्यान रखिएगा, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके माध्यम से जो संविधान है, संविधान में भाग 9 जोड़ा जाता है, और अनुच्छेद जो है वो 243 से लेकर के 243 से लेकर के 243 ओ तक है, और इसका जो शीर्षक है उसको पंचायतें नाम दिया जाता है। और इसके तहत क्या होता है कि जो भी पंचायती राज संस्थाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो भी ध्यान रखिएगा, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जो जिला परिषद होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 2 तरीके से लगाया जाता है, एक तो है अनुच्छेद 356 के अनुसार और एक है अनुच्छेद 365 के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 इन दोनों के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद जो 356 है उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। विशेष रूप से राष्ट्रपति या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्य भी, जैसे कि अगर रिपोर्ट नहीं है फिर भी जो है कार्रवाई किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। और जो अनुच्छेद 365 है उसके तहत यह है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। तो इन्हीं 2 आधारों पर जो है राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। देखिए पंचायत चुनाव जो लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष होती है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 21 वर्ष। और जो लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने की जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? देखिए जो हमारे संविधान में रिट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट को जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो रिट को जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट जो जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। टोटल जो है 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। पहली जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ये जो रिट जारी किया जाता है हैबियस कॉर्पस, ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे जो है न्यायालय के सामने सशरीर प्रस्तुत करने के संबंध में ये रिट को जारी किया जाता है। और ये जो है निजी व्यक्ति और सार्वजनिक व्यक्ति दोनों के ही विरुद्ध जारी होती है, इसलिए जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। परमादेश जो रिट है इसको इंग्लिश में मैंडमस कहते हैं। ये जो रिट जारी किया जाता है वो न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में उनसे पूछा जा सके। थर्ड है उत्प्रेषण, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्सियरी कहते हैं। ये जो रिट जारी किया जाता है ये उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को जो भी लंबित मामले हैं
उनके पास पड़े हुए हैं उसको स्थानांतरण करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध, जिसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। ये जो रिट जारी किया जाता है ये किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या जो भी अधिकरण होते हैं उनके न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। और नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को हम लोग को वारंटो कहते हैं इंग्लिश में, और इसको जो है वो न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावों की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार जो सिर्फ निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है वो सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विसदनीय पंचायती राज संस्थाओं सिफारिश किया था। देखिए जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था वो अशोक मेहता समिति ने किया था, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए जो बलवंत राय समिति है इसने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग किया था, और थुंगन समिति और गाड़ीगल समिति इन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्थाएं जो थी उनको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, बिहार के किस जिले में काला बुद्ध मंदिर स्थित है। देखिए जो काला बुद्ध मंदिर है ये नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के पास एक आधुनिक मंदिर है जिसका नाम जो है वो काला बुद्ध मंदिर है। स्थानीय लोग जो है इसको तेलिया भैरव भी बोलते हैं, तेलिया भैरव का मंदिर भी कहते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, नालंदा जिले में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु अर्हता कितनी है। देखिए जो राज्यपाल पद के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 35 वर्ष। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुंडलपुर निम्नलिखित में से किस धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो कुंडलपुर प्रसिद्ध है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, जैन धर्म। कुंडलपुर का जो जैन मंदिर है वहाँ पे 6 जैन मंदिरों का एक परिसर है जो बिहार के नालंदा के पास कुंडलपुर गांव में स्थित है। कुंडलपुर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों में से एक है। कुंडलपुर जो था वो लिच्छवियों द्वारा शासित एक प्राचीन राजधानी थी। कुंडलपुर में जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जो है जन्म स्थान माना जाता है, और यह स्थान जो है वो गौतम स्वामी सहित महावीर के जो 11 गणधर थे उनमें से 4 की जन्म स्थली मानी जाती है कुंडलपुर। इस वजह से जो है कुंडलपुर बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा हो जाता है जैनियों का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस राज्य पर लागू नहीं होता है। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों पर ये लागू नहीं होता है, तो इसका सही जवाब तीनों ही सही होने की वजह से हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस शासक ने पावापुरी में जल मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए जो पावापुरी में जल मंदिर का निर्माण कराया था वो नंदीवर्धन ने कराया था, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, नंदीवर्धन। देखिए ये जैन अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है ये पावापुरी, और यह मंदिर जो है वो 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर जैन उन्हीं को समर्पित है। पावापुरी में महावीर जैन का जो है वो निर्वाण स्थल है, ये इनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी पावापुरी में ही। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति है और वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है और वो मुख्यमंत्री बन जा रहा है तो उसको 6 माह के अंदर ही जो है राज्य मंडल की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तो इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, 6 माह के लिए सिर्फ वो बन सकता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके स्थानांतरण जो होता है वो राष्ट्रपति के आदेश पर होता है, इसका सही जवाब ये होगा। और राष्ट्रपति ये जो उनका स्थानांतरण करेगा ये मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो है वो जो भारत का CJI है उसके परामर्श के बाद जो कोई भी न्यायाधीश है उसको एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन, मगध की पहली राजधानी थी। देखिए जो मगध की पहली राजधानी थी वो राजगीर थी, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, राजगीर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, मगध साम्राज्य के किस शासक को दहेज के रूप में काशी का एक गाँव प्राप्त हो गया था। देखिए जो बिंबिसार था, बिंबिसार को जो काशी प्राप्त हुआ था वो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार को जो है बौद्ध ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में इसको जो है श्रेणिक कहा गया है, श्रेणिक की उपाधि दिया गया है। और जो अश्वघोष द्वारा जो रचित बुद्ध चरित है उसके अनुसार जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का है, ये जो है वो हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार ने क्या किया था कि जो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, इनकी बहन थी महाकौशल, इनकी बहन जो थी महाकौशल से इन्होंने विवाह किया और उसके उपरांत जो काशी है उनको दहेज के रूप में मिल गया था।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। देखिए जो राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। और राज्यपाल जो अपना पद धारण करता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। वैसे संविधान में लिखा गया है कि इसका जो कार्यकाल होगा पद का वो 5 वर्ष का होगा, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए जो बिहार में पंचायत समिति है वो टोटल 533 है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 533 जो है वो पंचायत समिति है। और कितने ग्राम है बिहार में, तो टोटल 8058 ग्राम है बिहार में, और 533 जो है वो पंचायत समितियां हैं, और 38 जो है वो जिला परिषदें कार्यरत हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग किया था। देखिए अशोक जो है वो प्रियदर्शी और देवनागरी दोनों ही उपाधियों का प्रयोग किया था, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, बिहार के चंपारण जिले में लौरिया नंदन के बीच एक विशाल सीढ़ीदार स्तूप का निर्माण किया है। देखिए जो लौरिया नंदन गढ़ के बीच में एक सीढ़ीदार स्तूप का निर्माण किया गया है, ये बिहार के चंपारण जिले में है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में हुआ है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। देखिए जो पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश है वो टोटल 29 न्यायाधीश है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 29 न्यायाधीश। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था। बिहार का जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था उसका नाम था द बिहार हेराल्ड, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड। इसकी जो शुरुआत है वो किया था गुरु प्रसाद सेन ने, गुरु प्रसाद सेन ने इसका प्रारंभ किया था 1875 में। और जो इंडियन क्रॉनिकल है इसका प्रारंभ 1881 में किया जाता है पटना से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए जो बिहार में किसान सभा आंदोलन का शुरुआत किया गया था वो 1929 में किया गया था, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 1929। ये जो प्रारंभ हुआ था ये इनका नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद ने, स्वामी सहजानंद जो है इसके नेतृत्व इसके नेता थे। और प्रारंभ में जो ये सभा वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी, लेकिन बाद में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ओर स्थानांतरित हो गई। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बिहार में पंचायतों के कोष का लेखांकन करती है। तो पंचायतों के कोष का लेखांकन जो करती है वो उप महालेखाकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा करती है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस किस दिन मनाया गया था। देखिए जो राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 10 अगस्त 1929 में, सही जवाब सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गुलजार बाग पटना में एक बैठक आयोजित किया गया था, और उसी बैठक में जो है वो बिहार राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, बिहार का चौकीदारी आंदोलन समकालीन था। देखिए जो बिहार में चौकीदारी आंदोलन हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समकालीन था, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये जो चौकीदारी आंदोलन किया गया था वो 8 अप्रैल 1930 को किया गया था। उस समय होता क्या है कि रांची में एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है, जहां पे मानभूम जिला सत्याग्रह समिति के जो सचिव थे अतुल चंद घोष ने उन्होंने लोगों से चौकीदारी कर का भुगतान न करने के लिए आह्वान किया था, और इसे जो है वो नो चौकीदारी टैक्स अभियान के तहत भी जाना जाता है, जिसमें जो चौकीदार थे उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की शक्तियां समान हैं। देखिए अभी जो भारत में 6 राज्यों में जो है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। वो 6 राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, और उसके साथ बिहार है। और यहाँ पे जो है वो धन विधेयक को पारित करने के मामले में केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो इसमें तो होगा नहीं। और जो संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन में भी परिषद का कोई प्रभावी अधिकार नहीं होता है। इसके साथ ही जो साधारण विधेयक है उसके संबंध में भी जो शक्तियां हैं वो असमान है, क्योंकि जो साधारण विधेयक है वो पारित करने की जो अंतिम शक्ति है वो विधानसभा के पास होती है। विधान परिषद केवल उसको अधिकतम 4 माह के लिए ही रोक सकती है। वो 4 माह में भी वो है कि पहली बार तो वो 3 माह के लिए रोकेगी, और दूसरी बार अगर गया है तो सिर्फ 1 माह के लिए रोकेगी, अर्थात उसको किसी भी मामले में बराबर की शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, बिहार में पंचायत प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों का निपटान किया जा सकता है। तो देखिए जो पंचायत प्रशासन के द्वारा पेयजल, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तीनों का ही निपटान किया जाता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, खुंटकारी व्यवस्था संबंधित है। देखिए जो खुंटकारी व्यवस्था है ना वो संबंधित है मुंडाओं से, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, जो मुंडा जनजाति है उससे संबंधित है। मुंडाओं की एक सामाजिक प्रथा थी, सामाजिक रीतियां थी, और बिरसा मुंडा जो आंदोलन था वो मुंडाओं ने ही किया था। बिरसा मुंडा आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ये छोटा नागपुर पठार का जो सिंह भूमि वाला एरिया है रांची जिले में
वहाँ पे जो मुंडा आदिवासी लोग थे उन्होंने इसको किया था। और ये आंदोलन जो हुआ था वो दीकुओं के खिलाफ, दीकु अर्थात जो बाहरी लोग थे, जमींदार थे, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, उनके खिलाफ ये आंदोलन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं है। देखिए जो बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति है उसके तहत जो है वो मखाना भी है, मक्का भी है, चाय भी है, शहद भी है। इसके अलावा जो है फल और सब्जियां हैं, औषधि पुष्प और सुगंधित पौधे हैं, बीज है, तो ये सभी हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से नहीं है, तो इसका सही जवाब ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये चारों जो हैं वो बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह का कारण क्या था। देखिए जो लोटा विद्रोह हुआ था ये मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था 1856 में, और इसका जो मुख्य कारण था वो पीतल के बर्तन की जगह मिट्टी का बर्तन उनको दिया जाता था, इसी के खिलाफ वहां पे विद्रोह हो गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, बिहार विद्यापीठ का संस्थापक कौन था। देखिए जो बिहार विद्यापीठ है उसका जो संस्थापक थे मौलाना मजरूल हक थे। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 1906 में क्या होता है कि मौलाना मजरूल हक को बिहार कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष चुना जाता है, और वहाँ इन्होंने एक पत्रिका जारी किया जिसका नाम था मदरलैंड पत्रिका, और इन्होंने चंपारण आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, और 3 महीने का इनको कैद हो जाता है, और वो पटना में सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ का संस्थापना करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो बिहार विद्यापीठ और इसके अलावा सदाकत आश्रम की स्थापना वो जो है पटना में करते हैं। और मजरूल हक ने ही बिहार में होम रूल आंदोलन को भी संगठित करने के लिए मदद किया था, और 1916 में वो अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, बिहार विभूति उपाधि दी गई थी। देखिए जो बिहार विभूति उपाधि प्रदान किया था वो अनुग्रह नारायण सिन्हा को किया गया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे वो एक राजनेता और गांधी जी के अनुयायी थे, जो गांधीवादी नीतियों में दृढ़ता से विश्वास करते थे। प्राय उन्हें आधुनिक बिहार और इसकी राजनीति का राजगीर भी कहा जाता है। और बिहार का जो सरदार पटेल है ये भी जो उपनाम है ये अनुग्रह नारायण सिन्हा को ही दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। देखिए बिहार सरकार जो है वो 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाएगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि 15 फरवरी को बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जो है शहीद दिवस मनाने की घोषणा सरकार की है। और 1932 में इसी दिन युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर के थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना भी बनाई गई थी इसी दिन। इसी वजह से जो है इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, बिहार में कौन केसरी के नाम से लोकप्रिय था। देखिए जो केसरी के नाम से लोकप्रिय थे बिहार में वो श्री कृष्ण सिन्हा थे। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिन्हा। और जमींदारी प्रथा समाप्त करने वाले ये देश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, चंपारण में नील की खेती की प्रक्रिया आधारित थी। देखिए जो नील की खेती की प्रक्रिया थी चंपारण में वो 3 कठिया पद्धति पे आधारित थी। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 3 कठिया पद्धति पे आधारित थी। अर्थात अगर आपके पास जो भी भूमि है 20 कट्ठा भूमि जिसको 1 बीघा कहा जाता था, तो 20 कट्ठे भूमि में 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी होती थी। और इसी के खिलाफ जो गांधी जी ने है नील सत्याग्रह किया था चंपारण में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित था। देखिए मुजफ्फरपुर जो बम कांड से संबंधित है वो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों ही संबंधित थे। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जिया तरंग आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए जो जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो मणिपुर में हुआ था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, मणिपुरम। और यहाँ की जो रानी थी, महिला नागा थी, वो नागा रानी गांदिल्यू, इन्होंने जो है आंदोलन को प्रारंभ किया था, रानी गांदिल्यू ने। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। देखिए जो भारत सरकार अधिनियम 1935 होता है, इसके तहत जो है चुनाव आयोजित होते हैं 1937 में। और जो कांग्रेस है वो टोटल 6 प्रांतों में अपना मंत्रालय गठन करती है। वो प्रांत कौन थे, तो मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। जो बिहार की नवनिर्वाचित सरकार है वो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए फरवरी 1938 में जो है इस्तीफा दे देती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना था। 21-22 में जो बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जो GSDP था वो 10.98% था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, वर्ष 2020-21 और 21-22 के बीच बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एकत्र जमा में कितनी वृद्धि हुई है। तो टोटल वृद्धि हुई है 11.2% की हुई है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक निवल बुआई क्षेत्र है। देखिए जो सबसे अधिक बुवल निवाई क्षेत्र है
वो है पूर्वी चंपारण जिले में। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक जो है वो बुआई क्षेत्र, निवल बुआई क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। बिहार में वर्ष 2021 से 22 तक बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? देखिए जो बैंक शाखाओं में वृद्धि हुई है वो टोटल 1% की हुई है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य है। देखिए जो कृषि वानिकी योजना है उसका उद्देश्य जो है वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2020-21 की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रैंकिंग में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम समृद्ध है? देखिए इसमें जो सबसे कम समृद्ध जिला है वो शिवहर जिला है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। साख जमा अनुपात की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा बैंक है। देखिए जो साख जमा अनुपात की दृष्टि से जो सबसे बड़ा बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। बिहार की सर्वाधिक निर्यातित वस्तु है। बिहार की जो सर्वाधिक निर्यातित वस्तु है वो गैर बासमती चावल। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत किसान उत्पादक कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है? तो जो बिहार की कृषि निवेश संवर्धन नीति है उसके तहत जो भी किसान उत्पादक है उनको पूंजीगत सब्सिडी का जो प्रतिशत प्रदान किया जाता है वो टोटल दिया जाता है 25%। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। बिहार में सर्वाधिक औद्योगिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? देखिए सर्वाधिक जो औद्योगिक निवेश हुआ है वो खाद्य प्रसंस्करण में हुआ। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, जो ये बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना है ये 12वीं पास छात्रों के लिए। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 12वीं पास जो छात्र हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया है। इसके द्वारा जो है उनको जो भी ऋण होगा उस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा और इस योजना से राज्य के उन छात्रों को लाभ होगा जो मूल रूप से गरीब पृष्ठभूमि से हैं तथा अपनी उच्च शिक्षा को पूर्ण करने के इच्छुक हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। बिहार में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जो बिहार में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता हैं उनमें जो वृद्धि हुई है वो टोटल हुई है 40.5%। तो सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान कितना है? तो इसमें जो टोटल कृषि का योगदान है वो 20% है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। पीर अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए जो पीर अली जो है वो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व उन्होंने किया था पटना से। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। पटना से जो नेतृत्व किया था वो पीर अली खान ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन और ये टेस्ट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा बच्चों पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? तो जो प्रति बच्चे पे जो व्यय किया है सरकार ने वो टोटल किया है 5,986 रुपए। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट पेपर समाप्त होता है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।